हेलो साथियों, जनरल स्टडीज में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका नाम है कोशिका यानी सेल। और ये हमारा नोट्स बाइलिंगुअल होता है, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी किसी भी मीडियम से अगर आप हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज का बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। क्योंकि प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि सेल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स लाया हूं और इसके साथ ही है इसमें एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। मैं हूं आपका अपना राज सर। देखिए, सेल में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला जो हम लोगों को जानने के लिए आता है कि सेल क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यही है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई। जी हाँ, ये सभी जानते हैं। और ये हमारा क्या है तो संरचनात्मक और कार्यात्मक के साथ साथ एक जैविक इकाई है। ये भी बातें आपको ऑप्शन में देकर पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी यहाँ पर हम लोग दो बातें जानते हैं, जबकि एग्जाम में कभी कभी ये देखिए जैविक इकाइयां ऑप्शन में रहेगा और ए बी सी करके अगर आपको उपरोक्त में से एक से अधिक कह देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यही है हमारा पढ़ाने का अच्छा वाला तरीका जो आपको भी पसंद आता है और आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए। एक भी वर्ड को इग्नोर नहीं करना चाहिए आजकल के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव भी बना लेता है। यानी हम लोग ये कहते हैं कि जैसे हम लोग क्या है तो मल्टी सेल्यूलर है, यानी बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। हमारे बॉडी में मिलियंस सेल्स हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी किसी जीव में एक ही कोशिका होता है जिसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, और वो क्या है अमीबा। उसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। और क्या है हमारा, तो अगला है हमारा क्लेमिडोमोनास। एक वर्ड को आप अच्छे से याद रखिएगा। पैरामीशियम आप सभी जानते हैं, बैक्टीरिया आप सभी जानते हैं, ये आपको याद रख लेना है। इन सभी जीवों में एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये बातें आपको याद रखना है। उसी तरह से बहुकोशिकीय जीव जिसमें मनुष्य हम लोग भी आते हैं, वह क्या है, यह विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे फंजाई जिसको कवक कहा जाता है, पादप और जंतु जिसमें हम लोग आते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता आपको ये याद ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कब तो 1665 ईस्वी में लगाया था। इसके पीछे बेहतरीन कहानी है जो आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किया, उन्होंने कॉर्क के रूप में देखा। उसके आगे भी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया तो सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, जी हाँ, उन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। इस तरह से लाइन भी दे देता है और उसमें से थोड़ा बहुत चेंज करके लाइन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इसीलिए ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की है। ये तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को उन्होंने क्या किया, पता लगाया। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने भी कोशिकाओं के लिए कुछ काम किया है। क्या, तो बिल्कुल रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। बेहतरीन क्वेश्चन है और 1831 की बात है कि उन्होंने क्या किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। और उसके बाद आया जेई पुरकिंजे, जिन्होंने 1839 को कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसे जीव द्रव कहा गया, इसका नाम उन्होंने दिया। क्या हो गया, आप समझ गए। यानी इसके बाद हम लोग आते हैं, और दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम स्लाइडन और दूसरा है टी स्वान। इन्होंने क्या किया तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और नेक्स्ट है हमारा विर्चो। नेक्स्ट क्या है हमारा विर्चो। उन्होंने क्या किया तो उन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 यानी 7
वैज्ञानिकों ने योगदान देने के बाद सेल के बारे में कंप्लीट अध्ययन को पूरा कर पाया है। ये बातें आपको लाइन से याद रख लेना चाहिए। सबसे पहले रॉबर्ट कौन आया? तो रॉबर्ट हुक आए। कौन आए बोलिए? रॉबर्ट हुक के बाद कौन आए? तो ल्यूवेनहॉक आया। ये देखिए, रॉबर्ट हुक के बाद हमारा ल्यूवेनहॉक आया, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया। यानी रॉबर्ट ने हुक लगाया और बाद में एक के बाद उन्होंने रावण ने क्या किया? रॉबर्ट ने ब्राउन, याद रखना है, तीसरे नंबर पर ब्राउन आया फिर से, है ना, जिन्होंने केंद्रक का पता लगाया। और उसके बाद जेई पुरकिंजे के साथ आपको याद रखना है एम स्लाइडन और टी श्वान, ये बातें याद रखना है। उसके बाद सभी लोग कहाँ चले गए? विचरण करने चले गए। तो विरचो आपको याद रखना है। आपको ये बातें कोशिका थ्योरी से संबंध रख के करना है। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका के जटिल संरचना और उसके बहुत सारे अंगकों को समझना संभव हो सका। यानी जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब हम लोग कोशिका के बारे में और भी बृहद जानकारी एकत्रित कर पाए। कुछ कोशिकाएं अपना आकार भी बदलते रहती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा, जो आकार अपना बदलते रहता है। ये बातें आप याद रख लीजिएगा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े हैं तंत्रिका, तंत्र की कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का कंप्लीट वीडियो इससे पहले वाले बायोलॉजी के क्लास में आप लोगों को हमने पढ़ाया था बेहतरीन तरीके से। उसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और बेहतरीन कंटेंट था। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे जब वो हमारा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है कि वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिकाएं में कुछ न कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, उसमें कुछ न कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहा जाता है। ऑर्गेनेल्स उसको इंग्लिश में कहा जाता है। आपके मन में आएगा कि कोशिका तो इतना छोटा है, उसमें फिर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल उसमें काफी कुछ होता है, और जितना होता है कि हम लोग उतना सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक है और वो खुली आंखों से नहीं दिखता है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका के प्रमुख अंग, जो अभी हमने बताया आप लोगों को कि मेजर ऑर्गेनेल्स सेल का कौन कौन है। तो ये आपको याद रख लेना है, और इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारा मेन है। एक है हमारा अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, नेक्स्ट है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी अपरेटस, और क्या है हमारा तारकाय, रसधानी, प्लास्टिड, कक्षम और रिक्तिकाएं। अगर इंग्लिश में बात करें तो आसान होता है, इसीलिए आप इंग्लिश ही याद रखें, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे कि सिनाप्स इंग्लिश वर्ड है और उसका अंतःग्रंथन होता है इंग्लिश, और वो ऑप्शन में ही नहीं था, ना इंग्लिश में ना हिंदी में, इसीलिए आप इंग्लिश को याद रखिएगा। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, वोकल्स, प्लास्टिड, सेल्यूलोज, और क्या हो गया? वोकल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स का एक बेहतरीन लिस्ट भी आपके पास है, जो आपको याद भी होगा, और याद नहीं है तो एक बार जरूर उसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोशिकाओं के अध्ययन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से करें तो क्या होगा? प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देगा, और वो 3 चीज सबसे पहले क्या दिखाई देगा? वो होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होगा केंद्रक, और तीसरा होगा कोशिका द्रव्य। आप कहेंगे कि समझ में नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है, तो देखिए हमने आपको समझाने के लिए बेहतरीन फिगर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लेकर आए हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। देखिए सपोज कर लीजिए कि जब माइक्रोस्कोप से दिखा तो इतना बड़ा आपको एक सेल दिखा, ठीक है, इतना बड़ा तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से इतना छोटा वाला जो नहीं दिख रहा है आपको वो दिख जाएगा। अब देखिए ये पूरा सेल जो है ना, ठीक है, उसके चारों ओर एक बाउंड्री है, बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, है ना। ये अगर हार्ड होता
तब हम लोग प्लांट सेल में चले जाते और वहां हमारा एक सेल वाल कह के एक और एक्स्ट्रा लेयर होता है जो प्लांट में होता है, और ये एनिमल सेल का है, और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते हैं, इसीलिए इसके चारों ओर एक झिल्ली होता है। ठीक है ना, ये चारों ओर क्या है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सपोज कर लीजिए कि ये एग है, क्या है, ये अंडा है। अंडा कौन सा है आप बताइएगा। तो अंडा जब आप क्या करते हैं, उसको निकाल कर तेल में डाल देते हैं, तो तेल में अंडे को तलने के बाद एक पीला वाला लेयर जो जल के हो जाता है, वही है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। आप कहेंगे कि सर अंडा का एग्जांपल क्यों लिए और अंडे के ऊपर वाला भाग को ही कहते, तेल में तलने की क्या जरूरत थी। तो बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अंडे की बात करेंगे तो ऊपर वाला जो कैल्शियम का लेयर है जिसको फोड़ कर उसको यूज किया जाता है, तो ऊपर का लेयर डेड सेल का होता है, और वो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको सेल वाल कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि प्लांट में सेल वाल होते हैं और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते हैं। प्लांट सेल हो गया अंडा और ये हो गया उबला हुआ अंडा। कोई दिक्कत है? तो ये बातें आपको समझ में अब आ गया। उस पे एक्स्ट्रा लेयर है। उसके अंदर में देखिए इसी तरह का, जैसे अंडे के अंदर में तरल पदार्थ होता है ना, उसी तरह से इसमें भी बहुत सारा तरल पदार्थ होता है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, और इंग्लिश में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह से एग में क्या होता है, येलो वाला अंदर में पार्ट होता है, जिस तरह से इसमें भी एक अंदर में इस तरह का गोल पार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल जैसा है, ये इसका क्या है, केंद्रक है। क्या है? ये केंद्रक है। अब आपको ये सोच के आश्चर्य तो हुआ ही होगा जब आप जानते ही ये सभी बातें। ये सोचिए कि न्यूक्लियस उसका है इतना छोटा कि मत पूछिए, है ना, और उसके अंदर में भी बहुत सारा पार्ट है। अरे बाप रे बाप। और साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारा पार्ट है जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। देखिएगा, ये देखिए कितना कितना सारा चीज है। देखिए ये देखिए, ये पिल्लू नियर ये ब्लू वाला है। ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी एक न्यूक्लियस जैसा है। यहाँ पे एक रिंग है। ये देखिए ये क्या है, हमारा रफ सरफेस जो पढ़ाएंगे आगे। देखिए यहाँ पे भी इस तरह छड़नुमा है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ गोल गोल है। यहाँ पे भी एक बंडल जैसा है, ये डंटा रखा हुआ है। ये आखिर है क्या? क्या है ये? तो क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स है और सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जल्दी जल्दी। देखिए ये हमारा एनिमल सेल है जिसमें क्या होता है, और यहाँ प्लांट सेल है, इसमें क्या होता है, दोनों में क्या कमी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें बाहरी लेयर जो है ना, वो क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है। देखिए बाहरी लेयर जो ये बाहर का लेयर है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इसमें भी एक अंदर में ये वाला जो लेयर है ना, थोड़ा सा अंदर में ये वाला लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके इससे ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें एक बात है कि इसके ऊपर से ये पीला वाला भी लेयर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला इसका अलग से है, डेड सेल का बना हुआ, जिसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है सेल वाल। देखिए जो सेल्यूलोज का बना होता है, ये सेल वाल है हमारा, सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वाल प्लांट सेल में एक्स्ट्रा होता है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म जो हम बताए कि एग का तरल पदार्थ जैसा होता है, ये दोनों में होता है। ठीक है, पोजीशन भी सेम होता है। न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। देखिए यहाँ भी न्यूक्लियस है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर में, ये देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों में होता है। इसमें अलग से होता है परमानेंट वॉक्यूल्स होता है, जो इसमें नहीं होता है। ये हरा कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, जो एनिमल में नहीं होता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद हो गया होगा।
आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हर जगह मैं आपको फिगर दिखाऊंगा और उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल के लिए प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं हिंदी में, देखिए दो नाम हो गया, इसलिए इंग्लिश याद करेंगे तो एक ही नाम होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आप याद रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कौन सी कोशिका की? ये है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत। क्या है? जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिकाओं के घटक को बाहरी पर्यावरण से क्या करता है? अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने देता है, यानी यह एक मच्छरदानी की तरह पानी को, यानी रुई की तरह इससे पानी आ जा सकता है, तरल पदार्थ कुछ भी इसका बाहर आ जा सकता है। इसीलिए यह कहते हैं कि यह पदार्थों को गति को रोकती है, यानी उसमें लेयर लगा है, थोड़ा बहुत क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। और कोशिका झिल्ली को इसीलिए क्या कहा गया है? तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा गया है। यानी आपको ये बातें याद रखना होगा, प्लाज्मा झिल्ली कहो या कोशिका झिल्ली कहो या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहो, अगर ऑप्शन में आपको झुराना होगा तो आपको फंसा देगा। इसीलिए आप यहाँ पे अच्छे से इस शब्द को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि ये बाहरी लेयर जो है ना, ये वाला बाहरी लेयर यही है हमारा क्या? तो यही है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक भित्ति भी होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, और इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। पादप कोशिका की भित्ति जो होता है मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। एकदम याद रख लीजिए, ऐसे भी आपको याद होगा ही होगा, नहीं था याद तो उसको याद कर लीजिएगा। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा, ध्यान देना है, जीवित कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का अवशोषण की क्षमता होती है। जीवित कोशिकाओं में परासरण के तहत जल का शोषण होता है, यह मृत कोशिका में नहीं होता है। यह बातें आपको याद रखना है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिस तरह से सेल के बाहर में एक इस तरह से लेयर होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, है ना। उसी तरह से केंद्र में भी एक बाहर में इस तरह का एक बाउंड्री होता है, जिसको क्या कहते हैं? केंद्र का झिल्ली, यानी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, तो न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के चारों ओर सेल्यूलर मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। ये बातें याद रखना है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका को द्रव को बाहर आने देता है। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन में बाहर आने जाने देता है, उस तरह से केंद्रक के पदार्थों को भी बाहर आने जाने देता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद हो गया होगा। देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि केंद्रक में क्या होता है? तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, याद रख लीजिएगा। केंद्रक में देखिए, ये हमारा क्या है? ये वाला ये न्यूक्लियस है, ये बाहर वाला सेल है। अब न्यूक्लियस में भी देख लीजिए, इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है। देखिए, ये वाला दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, है ना, चिमटा नियर दिख रहा है। ये वाला हम बड़ा करके भी दिखा रहे हैं आपको। ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है बोलिए? क्रोमोसोम है। और ये आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं? डीएनए भी होते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बताया है आप लोगों को कि क्रोमोसोम में एक अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, जो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, अणु के रूप में अगली संतति यानी बच्चों को जाता है। क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम जो ये दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पोर्शन, ये क्रोमोसोम जो है डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये बेहतरीन
कांस्टेंट आपको याद कर लेना है। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस पेपर में कि कोशिकाओं के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं कहाँ उपस्थित होती है, तो आपको याद रखना है डीएनए अणु में। ध्यान रखना है डीएनए में अणु में। आप कोशिका केंद्रक ये वो मारकर आप गड़बड़ा सकते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। याद रखिएगा डीएनए हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में देखिए इस तरह का है, यही है हमारा डीएनए, है ना, ये डीएनए है। और डीएनए में ही क्या होता है, देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन नहीं कर सकता है। उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए में जो जीन होता है ना, वो क्रोमैटिन पदार्थ का होता है। ये बातें आपको याद रखना है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की एक संरचना होती है, और इस रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोई कोशिका का विभाजन होता है तो यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। ये बातें आपको याद रख लेना है। आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, आपने पिछला वीडियो देखा या नहीं देखा, आप हमारे पेड ग्रुप से भी ज्वाइन किए या नहीं किए, आप हमें कमेंट करके जरूर हमारा अप्रिसिएशन कीजिएगा। कोई कमी रह गया हो तो जरूर सुझाव दीजिएगा। व्यंग ना कसते हुए आप हमें अच्छे सुझाव दीजिएगा, तो मैं इम्प्रूव करूंगा और आपके क्लास को और भी बेहतर बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र जो होता है बहुत ही कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसीलिए उसमें केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। एक एक बात हम अच्छे से स्पष्ट रूप से लिख कर लाए हैं। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक जो इस तरह से बैक्टीरिया में एक झिल्ली नहीं होता है और वो अस्पष्ट होता है, कम स्पष्ट मतलब अस्पष्ट होता है, और इस क्षेत्र में क्रोमैटिन पदार्थ सिर्फ होता है। और ऐसे ही क्षेत्र को क्या कहा जाता है, केंद्र काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्दी से बोलिएगा, केंद्र काय कहा जाता है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे, है ना, और अगर यहाँ पे अस्पष्ट केंद्रक है, और कोई कोई कोशिका ऐसा भी होगा जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोट यानी प्रोकैरियोटिक, और जिसमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोट कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखना है कि केंद्रक झिल्ली अगर हुआ तो यूकैरियोटिक, केंद्रक झिल्ली नहीं हुआ तो प्रोकैरियोटिक। ये बातें आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली आपको समझ में आ गया, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव का एक तरल पदार्थ होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिसे कोशिका के अंगक यानी कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स इंग्लिश में कहा जाता है। यानी इसमें बहुत सारे घटक होते हैं। देखिए ये है, अलग अलग स्टाइल का है ना। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी है, देखिए है ना, इस तरह से कुछ बहुत कुछ है इसमें, है ना। ये क्या है हमारा, ध्यान देना है, प्रत्येक अंगक के लिए विशिष्ट कार्य करता है, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलकर जीव द्रव्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक का भी ये पूरा जीव द्रव्य है। क्या है हमारा, ये जीव द्रव्य है। ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म आप समझ गए ना, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और न्यूक्लियस सभी को ओवरऑल मिला देंगे तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म सबको जब मिला देंगे तब हमारा जीव द्रव्य क्या कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है, ये बातें आपको याद रखना है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली का अंगक होता है। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये भी हमारे सेल का ही पार्ट है। ये लंबी नलिका अथवा गोल अथवा आयताकार थैली, जिसको पुटिका कहते हैं, इस रूप में हमें दिखाई पड़ता है। किसमें? तो हमारा साइटोप्लाज्म में, है ना, कोशिकीय द्रव्य में। याद रखना, अंतःद्रव्य की जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के ही समान होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होता है। एक है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जिसको क्या कहते हैं? रफ जिसको क्या कहते हैं? RER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना है। और दूसरा एक होता है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो अंतःद्रवी जालिका। देखिए इंग्लिश कितना आसान और हिंदी कितना हार्ड है। अगर हम बात करें RER, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देता है, रफ। आर का मतलब ये रफ है ना, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। बेहतरीन वर्ड है राइबोसोम, आपको ये याद रखना है। ये RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब आप ज्यादा राई का चटनी खा लेंगे तो पोटी होने लगेगा, यानी प्रोटीन याद रखना है आपको। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भाग में भेजता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को जहां भी जरूरत है वो किसके माध्यम से भेज देता है। तो आपको याद रखना है कि ER के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों तक भेजा जाता है। अगर हम स्मूथ ER की बात करें तो यह वसा और लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। ये बातें याद रखना है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनने में सहायता करता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहता है? जीवत जनन कहा जाता है। ये स्पष्ट रूप से आपको याद ही होगा, अदरवाइज आप इस चीज को नोट जरूर कर लेंगे। अगर मैं संरचनात्मक दृष्टिकोण से बात करूं तो लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना दिखाई पड़ती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम को बनाने में हेल्प करता है। अगला है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाला एक तंत्र है, यानी ये अपशिष्ट पदार्थों को निपटारा करता है, उसको एडजस्ट करने का काम करता है। ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगकों के टूटने फूटने को पाचित करके कोशिकाओं को साफ सुथरा करने का काम करता है, यानी सफाई कर्मचारी है लाइसोसोम, है ना। कोशिकीय उपापचयन की क्रिया में यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर वो मृत हो जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित करने दे देता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहता है? आत्महत्या की थैली। लाई भी न गई तीन भाई भी न गई। ये लाई जो है ना, वो आप मूवी देखे होंगे तो वो
दूर जा रही होती है तो ये गाना गाते हैं, लाई भी न गई तेनू निभाई भी न गई। और अगर वो चली जाती तो ये आत्महत्या कर लेता, इसीलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली मानकर चलते हैं। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो बिजली का घर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया मम्मी के सामने ही हम कॉन्ड्रिया के जैसा करते हैं, क्यों? क्योंकि मम्मी हमारी घर में रहती है। तो बिजली का घर आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हम लोग जानते हैं, और यह ऊर्जा को प्रदान करता है। एटीपी कोशिका के ऊर्जा है, यानी कोशिका को जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने में एटीपी संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही एक अच्छा अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं ही बना लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये खास बातें आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं ही बना लेता है। उसके बाद हमारा उसी में से एक है प्लास्टिड। ध्यान रखना है, प्लास्टिड भी इंग्लिश में यही होता है और केवल पादप कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं। बेहतरीन कंटेंट है ये हमारा, क्या? तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन कलर का होता है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत या फिर रंगहीन कलर का एक प्लास्टिड है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसी को क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। क्रोमो में अगर वो क्लोरोफिल आ गया तो मो को रो बना देना, यानी क्रोमोप्लास्ट आपको याद रख लेना है। उसी तरह से ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक होता है उसी में, जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। एक एक बात आपको याद रखना है कि प्लास्टिड में क्या हुआ, क्रोमोप्लास्ट में क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट में क्या हो गया। हर बात को आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो हमारे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, इसलिए थोड़ा सा नोट भी बनाते चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रट्टा मार लीजिए, प्रोटीन, दूसरा न्यूक्लिक एसिड और तीसरा लिपिड जैसे कई जैव अणु उसमें उपस्थित होते हैं। ये बातें आपको याद रखना होगा। कोशिकाओं की मूल संरचना से लेकर कोशिका के अंगों के कार्य तक पूरे अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का जीव विज्ञान कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने ही ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिकाओं का खोज किया, और सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि कोशिका एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना है क्या, माइकोप्लाज्मा जो छोटी ज्ञात कोशिकाएं हैं, यह माइकोप्लाज्मा को हम लोग ने खोज लिया है और इससे छोटी कोई भी कोशिका नहीं है अभी तक। कोशिकाएं किसी जीव के शरीर की संरचनात्मक और सहायता प्रदान करता है। कोशिका के आंतरिक भाग में एक अलग झिल्ली से घिरे हुए अलग अलग व्यक्तिगत अंग भी उपस्थित होते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। ओवरऑल हम लोग आ चुके हैं अब अंतिम पड़ाव पर, और हम लोग ये देख रहे हैं रिवीजन करते हुए, ये सभी हमारे कंटेंट में एक साथ आपको मिल जाएगा। अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी जस्ट बताए ना, जिसको ER बोलते हैं, है ना। और ये दो तरह का होता है, एक रफ ER होता है और एक स्मूथ ER होते हैं। ये बातें आपको हमने बता दिया, ठीक है ना। और कोशिकाओं के अलग अलग मजदूरों और
विभागों के लिए फैक्ट्रियों के समान बहुत सारे उसमें सामान्य अंग होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग एक न्यूक्लियस के साथ साथ हम लोग सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसका नाम हम लोग एक बार देख लेंगे और जल्दी जल्दी ये समरी आपको दिखाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियोलस, उसके पास है न्यूक्लियोलस, राइबोसोम संश्लेषण का स्थान होता है। देखिए हर एक बात जो अब छूट भी जाता तो वो यहाँ पर आ गया। न्यूक्लियोलस राइबोसोम संश्लेषण का स्थल होता है, रट्टा मार लीजिए। इसके अलावा सेलुलर गतिविधियों को, सेलुलर प्रजनन को नियंत्रित करने वाला भी यह न्यूक्लियस ही है। अगला है हमारे पास आणविक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली केंद्रक और अन्य कोशिकाओं के बीच एक बाउंड्री बनाता है जो केंद्र की रक्षा करता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगला है हमारे पास गुणसूत्र। किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम होते हैं, जो प्रत्येक मानव कोशिकाओं में अगर हो तो वह 23 जोड़े यानी 46 ठो होता है। जोड़े में बात करें तो इसका आधा 46 होता है। अंतःप्रविद्रवी जल की जालिका की अगर बात करें तो यह जो है पूरे कोशिकाओं में परिवहन कार्य में शामिल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन, लिपिड, स्टेरॉइड्स और प्रोटीन के संश्लेषण में प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है? तो आपका ऑप्शन होगा अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा गोल्गी अपैरेटस। ध्यान रखना है, गोल्गी निकाय उसको हिंदी में कहते हैं। कोशिकाओं का डाकघर इसे कहा जाता है। कोशिकाओं का डाकघर किसे कहा जाता है? कोशिका गो गो गो, कोशिका गो गो गो। याद रखना है, कोशिका गो गो मतलब गोल्गी स्टेप, और वो जाएगा यानी कहाँ जाएगा? डाक या डाक लेकर आएगा तब ना यहाँ से जाएगा। तो याद रखना है आपको, क्योंकि यह कोशिकाओं के भीतर सामग्रियों का परिवहन करता है, इसीलिए सामग्री को ढोने वाला डाकघर गोल्गी निकाय कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण, राई खाएंगे चटनी तो पोटी होएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह कोशिका का पावर हाउस है। मम्मी के पास ही हम लोगों को दूध पी के पावर आ जाता था बच्चा में। याद रखना है आपको ट्रिक। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा और उत्पादन का कार्य करता है। लाइसोसोम में लाई भी न गई तो आत्महत्या कर लेंगे हम। लाइसोसोम में प्रवेश करने वाले विदेशी निकाय, विदेशी नहीं मतलब एक्सटर्नल बाहरी निकाय को निगल कर कोशिकाओं का ये रक्षा करता है और कोशिकाओं के नवीनीकरण में मदद करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो जानते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण, और ये प्लांट सेल का है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। अगर हम लोग रिक्तिकाएं की बात करें तो रिक्तिका क्या है? यह भोजन, पानी और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहित करने का कार्य रिक्तिका कोशिका की है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का कंटेंट काफी मजेदार लगा होगा। सेल में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में जानेंगे ग्रुप ऑफ सेल, दैट मीन्स टिश्यू। जी हाँ, टिश्यू मतलब कोशिका नहीं, क्या? उतक 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 कल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बायोलॉजी का डर भगा दीजिए।